द फ्यूजन क्लास में एक बार साथियों पुनः आपका स्वागत है। मैं अवतार सिंह द फ्यूजन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हमारा जैसा कि इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, प्ले लिस्ट में आप उसे देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 1 देखने के बाद ही लेक्चर नंबर 2 का यूज करें, जिससे कि आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो हम लोग आज देखते हैं लेक्चर नंबर 2 इकोनॉमिक्स का 9th क्लास का बेसिक है। तो बेसिक से पढ़ा रहे हैं कि इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि यूट्यूब पर अगर ढूंढने का कोशिश कीजिएगा तो ज़्यादातर इकोनॉमिक्स जो है आपको हिंदी माध्यम में नहीं मिलेगा, सभी के सभी इंग्लिश माध्यम में मिलेंगे। तो हम लोग तो गांव से जुड़े व्यक्ति हैं, तो हम लोग तो हिंदी का ज़्यादातर प्रयोग कर रहे हैं। तो इसलिए हमने जहाँ तक सोचा कि चलो हिंदी में ही पढ़ाया जाए। तो इकोनॉमिक्स का जो पार्ट 2 है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आखिरी क्लास है चैप्टर नंबर 1 पालनपुर का। तो देखते हैं। तो उत्पादन के कारक, किसके? उत्पादन के कारक। अब उत्पादन के कितने कारक है? तो उत्पादन के 3 कारक है। उत्पादन के कितने कारक है? उत्पादन के 3 है। तो पहला है उत्पादन भूमि। पहला क्या है? उत्पादन भूमि। दूसरा है श्रम। दूसरा क्या है? श्रम। और तीसरा है पूंजी। यानी उत्पादन के 3 कारक है, भूमि, श्रम और पूंजी। ये उत्पादन के 3 कारक है। अब जान लेते हैं एक विकल्प, बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं। तो बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? तो एक वर्ष में, क्या? एक वर्ष यानी 1 ईयर में, एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करना। यानी एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करना, उसे बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। जैसे आलू, मकई और सरसों इत्यादि, आलू, मकई और सरसों। अब हम लोग जान लेते हैं कि 1960 के बाद देश में आई थी हरित क्रांति, जिससे कि हमारा गेहूं का उत्पादन का प्रोडक्शन बढ़ गया था। क्योंकि आपको पता ही है आज़ादी के आसपास में गेहूं की क्या मार चल रही थी। हम लोगों को अमेरिका से लाल गेहूं खरीदना पड़ रहा था। काफी देश में समस्याएं आई हुई थी, भुखमरी पड़ गई थी। लाल बहादुर शास्त्री उसी समय नारा दिए थे, जय जवान जय किसान। तो हम लोग देख लेते थे 1960 के बाद जो हरित क्रांति आई, उससे हमें क्या क्या फायदा हुए। हम फिर बाद में देखेंगे, उसका नुकसान भी देखेंगे। तो पहले फायदा देख लेते हैं। तो देख लीजिए 1960 में, जब 1960 के बाद जब 1964 के आसपास हरित क्रांति आई, तो क्या क्या टेक्नोलॉजी विकास किया। तो ये देख लीजिए आधुनिक कृषि विधियां क्या क्या है। तो देख लीजिए सबसे पहले आधुनिक कृषि विधियां में हम लोग ये मान लीजिए खेत है, आधा पर खेत, और आधुनिक कृषि विधियां यंत्र, ऐसा स्ट्रक्चर अगर देते हैं हरित क्रांति वगैरह इन सब चीजों में, तो आपका मार्क्स थोड़ा बुम कर जाएगा। तो इसमें है जैसे यूरिया किस में आ गया? उर्वरक में। यूरिया किस में आ गया? उर्वरक में। आज तो यूरिया का आपको पता ही है कितना मारामारी चल रही है। उसके बाद है कीटनाशक, क्योंकि कीटनाशक के बिना ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक सुंदर और बेहतर और अधिक उपजाऊ खेती कर सकते हैं। तो कीटनाशक। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? तो अधिक उपज वाला आपका बीज भी चाहिए, क्योंकि बीज अधिक, तो उसे कहते थे हाइब्रिड, संकर बीज। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है? तो मैक्सिको से हुआ है। तो मैक्सिको से हुआ था। तो संकर बीज, अधिक उपज वाले बीज की आवश्यकता है। एस.एन. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। तो अधिक उपज वाले बीज। उसके बाद हमें आधुनिक यानी कि यंत्र भी चाहिए, तो ट्रैक्टर चाहिए, है कि नहीं? ट्रैक्टर का जो भी है, हार्वेस्टर वगैरह, इन सारे टेक्नोलॉजी हमारे पास जो ज्यादातर पंजाब और उत्तर प्रदेश में ये चीज देखा जाता है। पंजाब, हरियाणा, यूपी में लोग आधुनिक कृषि प्रणालियों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है सिंचाई, क्योंकि सिंचाई के बिना तो खेती पॉसिबल है नहीं। तो सिंचाई में क्या है? नहरें, पंप सेट और बांध। सिंचाई में क्या क्या है? तो नहरें, पंप सेट और बांध। और अब बांध है तो बांध पर हम बिजली भी उत्पादन कर सकते हैं। तो वहां पर टरबाइन लगा देंगे, जिससे हमारा बिजली उत्पादन हो, जो किसान को इससे भी फायदा हो। यानी क्या क्या चाहिए हमको सिंचाई में? तो नहरें, पंप सेट
या बांध, यहाँ तक बिहार में ज्यादातर जगह देखा जाता है पंप सेट का भी प्रयोग होता है। कहीं कहीं नहरे का भी यूज हो रहा है, कहीं कहीं बांध का भी यूज हो रहा है। खैर, तो ये है हमारे हरित क्रांति आ जाने से आधुनिक कृषि प्रणाली, आधुनिक कृषि विद्या, जिससे कि गेहूं का प्रोडक्शन पहले की तुलना में काफी बढ़ गया। अब किसान स्टोर भी करने लगे और किसान मार्केट में बेचने भी लगे, यानी दोनों करने लगे। पहले क्या था कि जितना बीज लगाते थे उसी हिसाब से उत्पादन होता था, लेकिन कभी कभी अगर अकाल पड़ गया तो वो भी बीज खत्म हो जाता, जिससे कि किसान के लिए खाने के भी लाले पड़ जाते थे। लेकिन आधुनिक कृषि विधियां आने से ये काफी फायदा हुई। अब प्रोडक्शन अच्छा खासा हुआ तो लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट यानी बेचना भी शुरू कर दिए। आगे देख लेते हैं हम लोग हरित क्रांति। हरित क्रांति जो कहाँ कहाँ हरित क्रांति का ज्यादा फायदा देखा गया, तो हरित क्रांति का ज्यादातर फायदा जो देखा गया वो पंजाब में, कहाँ, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी यानी उत्तर प्रदेश में देखा गया। कहाँ कहाँ, तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पंजाब के जो सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह है, और राजस्थान के अशोक गहलोत है, और उत्तर प्रदेश के तो आपको पता ही है कि योगी आदित्यनाथ है। तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का प्रभाव देखा गया। अब हरित क्रांति उसमें क्या है, खेती किसानी, यानी खेती यानी किसान। अब क्या क्या है उसमें, क्या क्या है जो हरित क्रांति का मेन प्रभाव पड़ा, सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा सिंचाई। तो ज्यादातर जगहों नलकूप से सिंचाई होती थी। किससे सिंचाई में, नलकूप से। उसके बाद खेती के लिए और विशेष क्या था, HY बीज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया। यानी हाइब्रिड बीज जो है, मैक्सिको वाला जो बीज है वो काफी सक्सेस, यानी घरैया बीज जो पहले जो घर के ही बीज लगा करते थे तो उसका प्रोडक्शन कम होता था, और कभी कभी अकाल पड़ने से घर के भी सारी चीज खत्म हो जाते थे। लेकिन हाइब्रिड बीज आने से ये सारी समस्याएं खत्म हो गई। उसके बाद है रासायनिक उर्वरक का भी जबरदस्त उपयोग किया गया। इससे खेत पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, ऑटोमेटिक है, कहीं कोई अतिशोक्ति नहीं है। तो रासायनिक उर्वरक और उसके साथ कीटनाशक, उसके साथ क्या, कीटनाशक, इससे जमीन का दोहन भी हुआ है, जमीन में काफी खराबी भी आई है, और इसका ये समस्याएं हम लोग अभी समझ भी रहे हैं। खैर, तो ये सिंचाई, HY बीज, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, इससे क्या हो गया, हरित क्रांति मार्केट में बूम कर गया। इसका क्या प्रभाव पड़ा ये देख लीजिए कि पहले जो परंपरागत बीज यानी जो घरैया बीज जिसे कहते हैं वो 1300 केजी प्रति हेक्टर के उत्पादन होता था। यानी कैसे, 1300 kgm प्रति हेक्टर। लेकिन HY बीज का ही प्रयोग कर लेने से क्या हुआ कि वही चीज 3200 kgm प्रति हेक्टर, यानी कि एक तरह से कहा जाए तिगुना, मतलब ट्रिपल गुना प्रॉफिट। तो कौन नहीं चाहेगा भाई कि ट्रिपल गुना प्रॉफिट हो। तो परंपरागत बीज 1300 kgm प्रति हेक्टर हो रहा था, वहीं HY बीज आ जाने से 3200 kgm प्रति हेक्टर हो गया, काफी प्रॉफिट। अब इससे क्या होगा, किसानों के पास अधिशेष बच गया। अधिशेष बच गया तो इसके लिए गोडाउन भी बनाया, भारत सरकार ने इसके लिए बड़े बड़े गोडाउन भी हायर कर रखी है। खैर, तो अधिशेष बच गया। क्या बच गया, अधिशेष। अधिशेष किसे कहते हैं, जो आप जिसको यूज कर लिए, अब अपना यूज करने के बाद जो अवशेष बच गया था हम उसको बेचेंगे, क्योंकि घर में रखे तो खराब करेंगे ही नहीं, तो हम उसको बेचेंगे, तो उसी को अधिशेष कहते हैं। तो अधिशेष का एक मीनिंग समझ लेते हैं। अधिशेष यानी किसानों के पास, किसके पास, किसानों के पास अपने इस्तेमाल से बच जाए, किसके, अपने इस्तेमाल से बच जाए, और जिसे बाजार में जाकर, जिसे बाजार यानी मार्केट में जाकर बेच सके, उसे अधिशेष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अधिशेष कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, है ना। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे हरित क्रांति के दुष्प्रभाव। तो ये फर्स्ट चैप्टर था पालमपुर का। आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।